नमस्कार आप सभी को। राहुल नमस्कार भाई, अजय शौरान जी राम राम भाई, सूरत सहारण जी राम राम भाई, अमित अहलावत जी राम राम भाई, गुरनाम ढुल भाई नमस्ते भाई, ठीक हो? संदीप दलाल राम राम भाई, राहुल कदमा अजय बेटे संदीप दलाल, अनुराग यादव गुड इवनिंग भाई। राहुल भाई क्या अजय बेटी के बारे में अब क्या बोलें, चलिए उस पर बात करेंगे। मनोज जी, सुंदर गोठवाल जी, हिमांशु राठी जी, राहुल भाई को नहीं भूले जय बेटी ने। आपको पता है इतने सारे मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं। रईस अहमद जी, कृष सांगवान जी, रविंदर काली रमन जी, परवीन नैन जी। अरे राहुल भाई को नहीं भूली मैं जय बेटी को, आप बार बार लिख रहे हैं। पिंटू कुमावत, ऋषि कुमार, संदीप यादव, सुनीता ग्रोवर जी, अजय रोहिला जी, हरवंश सरोत जी, प्रदीप कौशिक जी, रईस अहमद जी, आपका भी भगवान भला करे, गॉड ब्लेस यू टू। दीपिका भारद्वाज जी, चरणजीत राय जी, हरिया यादव जी, मंजीत खरब जी, जगदीश सिहाग जी, सोनू भाई, प्रदीप राठी जी, सतीश जाट जी, पंकज शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, अनिल पूनिया, रामसरा, जय श्री राम, बतेरी दैया जी, हुमा खान जी, सुनीता ग्रोवर जी, पीजीटी संस्कृत ओके, रईस अहमद जी, अल्लाह आपको आईएएस बनाए। नहीं बना सकता भाई, आईएएस के अटेम्प्ट मेरे खत्म हो चुके हैं, एचसीएस मैंने देना नहीं। पवन कुमार जी, नवीन सांगवान जी, भीम बोटिया जी, मैम वाइल्ड लाइफ गार्ड में भी घोटाला हुआ है। गुरप्रीत सिंह धोत जी, ये मुझे बताना क्या घोटाला है। दीपक शर्मा जी, रमेश कुमार जी, मदन चौधरी पुणे से सुन रहे हैं आपकी बुलंद आवाज, अरे राम राम सर। करण आर्य जी, सुरजीत खत्री जी, रमेश कुमार, मंजीत कटारिया, राहुल चोपड़ा, ओपी बिश्नोई, संदीप सांखला, बहुत लोग जुड़ चुके हैं, मनीष भारतीय भाई और सब बढ़िया, सुरजीत खत्री। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करना चाहती हूँ, मेरे राम राम नमस्ते सबको है, सबका नाम नहीं ले पाऊंगी इसलिए माफी चाहूंगी। मुद्दे पे आते हैं सीधा। अब आज बात करना चाहूंगी हर अभ्यर्थी की, हर एक उस बच्चे की जो हरियाणा में पेपर देता है, चाहे वो एचएसएससी का एग्जाम देता हो, चाहे एचपीएससी का एग्जाम देता हो। राव संदीप यादव जी, इसका जवाब अगले लाइव में आके दूंगी। तो चाहे एचएसएससी का एग्जाम देता हो, चाहे एचपीएससी का एग्जाम देता हो, हरियाणा के अभ्यर्थी की बात करेंगे। क्या मोडस ऑपरेंडी रहती है, हम किन चरणों से गुजरते हैं। एडवर्टाइजमेंट होती है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है, हम जाके एग्जाम दे के आते हैं। एग्जाम देने के बाद हम जब घर आते हैं, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो कंटेंटेड सा फील करता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और वो आके आंसर की का मिलान कैसे करता है, अपनी किताबों में देखेगा, नहीं तो गूगल में ढूंढेगा, आंसर मिलाता है, और फिर तकरीबन हम सारे तुक्का लगाते हैं कि 60 बन जाएंगे, 70 बन जाएंगे, 80 बन जाएंगे, मेरे तो 100 में से 90 में से, हम ऐसे करते हैं ना। फिर हम बाट देखते हैं आंसर की कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। ऑफिशियल आंसर की जब आती है, वेबसाइट पे डलती है, तो हम ऑफिशियल आंसर की से अपने नंबर मिलाते हैं। तो हम बड़े हैरान हो जाते हैं, कैसे कि मैंने तो अपने नंबर 70 लगाए थे, लेकिन आंसर की के हिसाब से तो मेरे नंबर 65 हो गए। ये कैसे हुआ? 62 हो गए। ये कैसे हुआ? जनरली कम हो जाते हैं, 68 हो गए, 67 हो गए। अरे ये कम कैसे हो गए नंबर? फिर हम देखते हैं कि कौन सा आंसर, अरे ये सवाल तो ये है, एचएसएससी ने इसका ये जवाब दिया है, होना ये चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? अब हम सोचते हैं कि एचएसएससी ने तो ये जवाब गलत दे रखा है, अगर ये एचएसएससी ये जवाब ठीक देती तो मेरे 70 नंबर आ जाते और मैं कट ऑफ क्रॉस कर लेती और शायद मेरा हो जाता। हम ऐसे ही सोचते हैं ना सारे। फिर एचएसएससी हमसे मांगती है ऑब्जेक्शंस, और हम खुश होते हैं कि चलो फाइनली कमीशन ने ऑब्जेक्शन मांगे और हम ऑब्जेक्शन अपने देते हैं।
रिटर्न में भेजते हैं, ईमेल करते हैं, जैसे वो मंगवाते हैं वैसे हम भेजते हैं। फिर 80% केसेस में जहां पारदर्शिता ये चीखते रहते हैं, वहां बिना फाइनल आंसर की दिए ये रिजल्ट निकाल देते हैं। अब रिजल्ट निकलने के बाद जब कट ऑफ साथ में लिखी आती है 68, तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि 68 कट ऑफ आ गई। मेरे इनके आंसर की के हिसाब से तो 67 थे, लेकिन अगर इन्होंने हमारे ये कंसीडर किए होते ऑब्जेक्शन तो मेरे 72 बन रहे थे, मेरे तो 70 बन रहे थे, मेरा तो होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर बच्चे खाने लगते हैं धक्के, उन्हें पता नहीं होता कि अब हम क्या करेंगे। अरे मेरे तो 70 बन रहे थे, 68 पे कट ऑफ गई है, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो कमीशन जाके खड़े होंगे, तो आरटीआई लगाएंगे जिसको एक्सेप्ट नहीं करते। कई बच्चों को आरटीआई लगाने का प्रोसीजर ही नहीं पता, कई वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। जो महिला कैंडिडेट होती हैं वो शायद जाती भी नहीं होंगी, कि मेरी किस्मत मान के बैठ जाती होंगी कि आगे दे देंगे। आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई के जवाब में क्या आता है, सिलेक्शन प्रोसेस इज नॉट ओवर येट, हम नहीं देते, हम फलाना नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। कितना गलत सिस्टम है ये। फिर उसके बाद फाइनल आंसर की निकलवाने के लिए आप आरटीआई लगाते हैं, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, एसआईसी, कोर्ट तक चले जाते हैं। कोर्ट जाके आपको फाइनल आंसर की मिलती है, बीच में मिल जाती है। फाइनल आंसर की देख के आप भौचक के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां ऑब्जेक्शन आपकी मांगी गई थी वहां वो ऑब्जेक्शन कंसीडर ही नहीं हुई। अब क्या करें, फंस गए। ये तो ऑब्जेक्शन कंसीडर नहीं हुई, अब मैं क्या करूं। तो जाके मैं दोबारा खड़ी होती हूं कि जी भारत की राजधानी दिल्ली है, आपने भारत की राजधानी चंडीगढ़ बता दी, गलत है जी ये। कमीशन वाले क्या कहेंगे, ठीक है हम देखेंगे, मना नहीं करते, ठीक है हम करेंगे, वर्बली अच्छा बोलेंगे वो आपको, लेकिन कुछ नहीं होता है। 6 महीने निकल गए, कोर्ट केस नहीं करा तो आपका वैसे ही कंसीडर नहीं हुआ। लेकिन आप थोड़े से अगर इंटेलिजेंट निकले और आर्थिक आप वो पैसा जुटा पाए तो आप कोर्ट जाएंगे। ठीक, कोर्ट जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी एचपीएससी इनके एक्सपर्ट, इनके सेकंड एक्सपर्ट बॉडी, जो इनकी एक्सपर्ट कमेटी होती है जिसमें 3-3 मेंबर तक रहते हैं, वो साबित कर देंगे कि भारत की राजधानी चंडीगढ़ है। और आपको कोर्ट केस आप हार जाओगे, आप 3 साल में वैसे भी टूट जाओगे, 2-3 साल में, और आप वापस आ जाओगे और आप सोचोगे आगे तैयारी करता हूं। 80% केसेस में ऐसा हो रहा है। और मैं उदाहरण के साथ बताऊंगी। एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2018 कैटेगरी 3 ये थी सब इंस्पेक्टर की, और कैटेगरी 4 वो थी कांस्टेबल। इसमें मैं उदाहरण के साथ बताऊंगी कि ये कुछ अभ्यर्थी जो गए हैं उनके क्या सवाल थे और उन्हें कौन कौन से उन्होंने सबूत लगाए, और सबूत लगाने के बावजूद भी बेचारे केस हारने की कगार पे हैं, और कैसे ये पूरा सिस्टम उनको पीछे खींचने में, उनको फेल करने में लगा हुआ है। पर्सनल डिटेल्स छोड़ते हुए, रोल नंबर वगैरह छोड़ते हुए मैं सारी चीजें बोलने जा रही हूं, और आप ये देखना इनका खेल कैसा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर मेल, एडवर्टीजमेंट 3/2018 कैटेगरी 3, एग्जाम हुआ था ये 2 दिसंबर 2018 को मॉर्निंग सेशन में। आंसर की चीफ एग्जामिनर ने एचएसएससी को दी 17 दिसंबर 2018 को। ऑब्जेक्शन एचएसएससी ने मांगे उस आंसर की के ऊपर, और ऑब्जेक्शंस फिर भेज दिए चीफ एग्जामिनर को 9 जनवरी 2019 को। चीफ एग्जामिनर ने एक्सपर्ट कमेटी को, एक्सपर्ट कमेटी ने सारे ऑब्जेक्शन देख के अपना ओपिनियन दे दिया चीफ एग्जामिनर को, और चीफ एग्जामिनर ने ओपिनियन एक्सेप्ट करते हुए इनिशियल आंसर की रिवाइज कर दी। फाइनल आंसर की 15/1/2019 को आती है, और रिजल्ट फाइनल आंसर की पे आ जाता है 31/1/2019 को। ठीक, अब इस जो रिजल्ट आता है इसके ऊपर, और जो फाइनल आंसर किए देते हैं उसके ऊपर रिट पिटीशन फाइल होती है, मतलब केस फाइल होते हैं। ठीक है,
तो केस जब फाइल होता है और जो ऑब्जेक्शन केस में बच्चे डालते हैं कि जी ये सवाल गलत है और आपने ये इसका ये वाला आंसर दिया है, तो वो जो ऑब्जेक्शन है वो दोबारा HSSC भेजेगा चीफ एग्जामिनर को। चीफ एग्जामिनर भेजता है सेकंड एक्सपर्ट कमेटी को। पूरा चक्कर देखना, सेकंड एक्सपर्ट कमेटी को जाता है, फाइनल की विद ऑब्जेक्शन रेज्ड इन द केस, और सेकंड एक्सपर्ट कमेटी दोबारा फिर चीफ एग्जामिनर को भेजती है और इसमें क्या बोलती है, देयर इज नो चेंज इन फाइनल आंसर की ऑन विच HSSC हैज डिक्लेयर्ड रिजल्ट। मतलब कि कोई चेंज नहीं है आंसर की में जिस पर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अब मैं सवाल पढ़ूंगी और मैं आप लोगों को कहूंगी कि काफी लोगों को इसका जवाब आता होगा, जिसको नहीं आता होगा ना साथ के साथ गूगल खोल के देख लेना, जो भी तुम सोर्स ट्रस्ट करते हो ना उसको देख लेना। सवाल है बुकलेट सीरीज ए का प्रश्न नंबर 6 था ये। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विच वॉज हेल्ड एट राजगृह इन 487 BC इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी राजगृह में जो हुई थी 427 BC में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये है सवाल। 4 इसके ऑप्शन है, मोगालीपुत्र तिसा, दूसरा महाकश्यपा, तीसरा वासुमित्रा और चौथा महासंगिका। ठीक है, इसका आंसर है महाकश्यपा। आप यदि गूगल खोलते हैं अभी कुछ करते हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रिसाइडेड बाय, कौन अध्यक्षता, महाकश्यपा लिखा आ जाएगा, लेकिन HSSC ने दे दिया मोगालीपुत्र तिसा। HSSC दे चुकी है, इनके फाइनल एग्जाम चीफ एग्जामिनर को इसका उत्तर नहीं पता, इनकी पहली एक्सपर्ट कमेटी जो 3 मेंबर बैठे हैं उसको इसका उत्तर नहीं पता, इसके बाद जो सेकंड एक्सपर्ट कमेटी के पास गया ये सवाल तो उसको इसका उत्तर नहीं पता। कमाल हो रही है, किसी को इसका उत्तर नहीं पता। आग लगा दो इन्हें, कौन से तुम्हारे एग्जामिनर है, कौन सी तुम्हारी एक्सपर्ट बॉडीज है। अब ये बच्चा सबूत इकट्ठे करता है कि जी महाकश्यपा ही है। सबूत ये कौन कौन से डालता है, बुक्स डालता है, थाई आर्ट विद इंडियन इन्फ्लुएंसेस, IGNCA मतलब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स दिल्ली लाइब्रेरी बुक्स का, दूसरा भारतीय इतिहास कोश यूपी हिंदी संस्थान यूपी गवर्नमेंट का, उसके बाद 2500 ईयर्स ऑफ बुद्धिज्म पब्लिकेशन डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक का, उसके बाद बुद्धिस्ट श्राइन्स पब्लिकेशन डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक का, फिर भारत के बौद्ध तीर्थ स्थल प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का, उसके बाद एक्सपर्ट्स की राय लेता है, ईमेल लिखता है ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, जो कहते हैं कि महाकश्यपा ही है इसका आंसर। फिर एसोसिएट प्रोफेसर जो हेड है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, वो इसको लिख के देते हैं बच्चे को कि बेटा महाकश्यपा ही है। RTI लगाता है, फिर ये RTI भी 1 नहीं 4 लगाता है ये बच्चा। RTI जहां से चारों जगह से इसका जो इस बच्चे ने सवाल का जवाब दिया है वो ठीक बताया जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, IGNCA जनपथ न्यू दिल्ली, दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह लद्दाख JNK, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसके बाद नवा नालंदा महावीर नालंदा बिहार। तो आप ये बताइए, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कलकत्ता, नालंदा बिहार, लेह लद्दाख, बुद्धिस्ट स्टडीज सेंटर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी, ये सारी हर जगह गलत दिया हुआ है, लेकिन HSSC के चीफ एग्जामिनर और एक्सपर्ट बॉडीज ने सही दिया आंसर। वाह, बहुत बढ़िया, कमाल। और हमारी जो क्या कहते हैं न्यायपालिका भी है, वो दोषी से ही पूछेगी कि तुमने आंसर दिया है, बताओ ठीक दिया है कि नहीं दिया। तो दोषी अपने आप को क्यों बताएगा कि मैं दोषी हूं, वो तो कहेगा ठीक है जी पूछता हूं दोबारा, नहीं हमने तो ठीक दिया है। और न्यायपालिका के लूप होल को ये यहां ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं। न्यायपालिका के सामने इतने सारे सबूत रख दिए इस बच्चे ने, लेकिन फिर भी यह बच्चा केस हारने की कगार पे है। अब मैं आपसे बात करूंगी एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2018 की ही, जो 16/4/2018 को पब्लिश हुई थी। कैटेगरी नंबर 3, 500 मेल कांस्टेबल थे, जनरल ड्यूटी IRB। ठीक है,
एग्जाम हुआ था 30 दिसंबर 2018 को, आंसर की आई 25/1/2019 को। ऑब्जेक्शन इन्होंने मांगे 28 से 30 जनवरी 2019। चीफ एग्जामिनर को इन्होंने 1 फरवरी 2019 को भेजे। चीफ एग्जामिनर ने 3 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी को फिर भेज दिए। उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी ने चीफ एग्जामिनर को भेजे, एचएसएससी को भेजे 6/2/2019 को, और रिजल्ट आ गया 7/2/2019। अब इस रिजल्ट में क्या हुआ कि इन्होंने सीधा रिजल्ट दे दिया, इन्होंने बताया नहीं कि भाई फाइनल आंसर की ये है। तो कैंडिडेट्स को क्या लगा कि इन्होंने फाइनल आंसर की के हिसाब से शायद रिजल्ट नहीं दिया है, तो हफड़ा तफरी मच गई। भैया जब तुम्हारे इतनी पारदर्शिता है, सब कुछ है, तो फाइनल आंसर की देने में जाता क्या है? फाइनल आंसर की डाल दो। क्यों इतनी आरटीआई झेलनी, क्यों इतना सब कुछ झेलना? बच्चे बार बार पूछेंगे, बार बार आएंगे। तुम खुद लिटिगेशन इन्वाइट कर रहे हो, वो कोर्ट में जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, सारा प्रोसीजर पढ़ते हैं। अच्छा जी, इसमें 2 सवाल मैं पढ़ूंगी, ठीक है, और हम दोनों सवाल यहां पे सुनेंगे। इसमें सेट ए में क्वेश्चन नंबर 79 था। उसमें क्या था, कुछ अंक नंबर दिए हुए थे कि एक सीरीज है, उसमें पूछा था कि कितने पेयर, हाउ मेनी पेयर ऑफ सक्सेसिव नंबर हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 ईच, कि सक्सेसिव नंबर, साथ साथ जो नंबर लिखे होते हैं ना, उन दोनों नंबरों में 2-2 का डिफरेंस किस किस में है, कितने सेट बनते हैं इसके। मतलब कि जैसे 6-4 इसमें 2 का डिफरेंस आ गया ना, 2-4 इसमें 2 का डिफरेंस आ गया, या 8-6 इसमें 2 का डिफरेंस आ गया, 5-3 इसमें 2 का डिफरेंस आ गया। तो ऐसे कितने सेट बनते हैं? कितना मुश्किल ये क्वेश्चन होगा, कितना मुश्किल इसका जवाब होगा। तो सेट ऐसे था 6-4-1-2-2 8-7-4-2 1-5-3 8-6-2 1-7 1-4-4 3-2 8-6, 5 सेट बनते हैं इसके। इसमें था ए जो इसका ऑप्शन, उसमें ए में 4, बी में 5, सी में 6, डी में 7। इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ी सी वही कैलकुलेशन कर लेते कि 2-2 का डिफरेंस किस में आ रहा है और वही आंसर बन जाता। लेकिन हमने पूरा वो कम्बरसम प्रोसेस चलाना है ना, लीगल प्रोसेस ऐसी है तो वैसे ही होगा, कोई भी इजीली काउंट कर सकता था। एनीवेज, तो एचएसएससी ने इसमें दिया 6, जबकि आंसर इसका बनता है 5। ठीक, एसएसएससी ने इसका आंसर दे रखा है 6, आंसर इसका एग्जैक्ट आंसर है 5। इस बच्चे ने जोर लगा लिए, कोई काउंट नहीं कर रहा वहां पे पूरी अदालत में। ऐसे मुझे लगता है, ऐसे जो बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसका सबको ही जवाब आ जाएगा, वो तो जज साहब को खुद ही काउंट करके देख लेना चाहिए, लेकिन नहीं। अब इसी में सेट ए में क्वेश्चन 34 है, डैश बिल्ट अ पैलेस इन नारनौल हु वाज द दीवान ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। कि नारनौल में एक पैलेस बनाया था किसने, जो दीवान भी था मुगल एम्परर शाहजहां का। ठीक है, तो इसका आंसर है राय मुकुंद दास। बीरबल का छत्ता है ना, राय मुकुंद दास नारनौल में, लेकिन एचएसएससी ने जवाब दिया राय माधव दास। अब एचएसएससी है शिवगामी देवी जैसी कि मेरा भाषण ही है शासन, जो मैंने बोल दिया बस वही पत्थर की लकीर है, और वहां पे दोबारा से पैलेस बना के आ जाए कोई राय माधव दास के नाम का, क्योंकि मुकुंद दास तो हम मानते ही मानते नहीं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग गूगल में इसी समय डाल के देखेंगे ना, बीरबल का छत्ता नारनौल पैलेस, और कौन मुगल एम्परर शाहजहां का वो था, दीवान था, तो वो राय मुकुंद दास आता है सीधा, लेकिन ये मानते नहीं। अब आरटीआई इनको दिखाई कि बाबा आरटीआई देख लो, 27/7/2020 की है आरटीआई, तुम्हारे ही आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट हरियाणा की आरटीआई है। वो खुद कह रहे हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हरियाणा वाले खुद कह रहे हैं कि राय मुकुंद दास है आंसर, लेकिन नहीं, मानना नहीं। सेम क्वेश्चन, अरे एचएसएससी तुमने जेई के एग्जाम में पूछा था और उसमें तुमने आंसर राय मुकुंद दास दिया था खुद ने जेई के एग्जाम में, और archaeology@haryana.nic.in से ईमेल भी प्राप्त हुआ है जहां वो कह रहे हैं कि राय मुकुंद दास है आंसर, लेकिन आपने तो माधव दास बोल दिया तो माधव दास ही होगा। नहीं, उसके बाद जब इस अभ्यर्थी ने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने इस अभ्यर्थी को एक आइडिया दिया। मैंने कहा कि भाई एक काम कर, नारनौल जा
और बीरबल का छत्ता जो पैलेस है ना, उसकी फोटो खींच के ला, और जो सामने एक वो रहता है ना, स्टोन रहता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कि हाँ ये किसने बनवाया, क्या किया, उसकी फोटो खींच के ला मेरे भाई। उसकी फोटो खींच के ला के ना HSSC को भी जाके दिखा दे, एग्जामिनर को भी जाके दिखा दे, और जाके न्यायपालिका में भी सबके सामने वो पर्चा रख दे कि जी नारनौल जाके आया मैं, और नारनौल में ये है पैलेस, और ये सामने ये लिखा हुआ है। अब पैलेस के सामने, और मैं ये ना सारे सबूत इस लाइव के बाद एक एक करके कल तक सारे डाल दूंगी, ठीक है। सारी RTIs भी डालूंगी, पर्सनल डिटेल्स हाइड करके सारी बुक्स के नाम भी डालूंगी, सब कुछ डालूंगी, और आप देखना कि क्या क्या करते हैं ये। उस पत्थर पे, स्टोन पे जो वहां पे पैलेस है, उस पे लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट छत्ता राय बाल मुकुंद दास नारनौल महेंद्रगढ़ सिरका 17th century AD. This spacious palace was built by Chhatta Rai Bal Mukund Das, the Diwan of Narnaul, under the rule of Emperor Shah Jahan, 1628-58 AD. अब इस बच्चे के केस में भी क्या हुआ है कि इसने इस 2 क्वेश्चन के ऊपर रेज किए ऑब्जेक्शंस। वो ऑब्जेक्शन HSSC को भेजे, HSSC ने अपने एग्जामिनर को भेजे, एग्जामिनर ने सेकंड एक्सपर्ट कमेटी को भेजे जिसमें 3 लोग हैं। सेकंड एक्सपर्ट कमेटी ने उसकी जांच की, उसके बाद सेकंड एक्सपर्ट कमेटी ने एग्जामिनर को दोबारा भेज दिया कि इसमें कोई गलती नहीं है, राय माधव दासी है, इसमें कोई गलती नहीं है, वो जो दो के पेयर हैं वो 6 ही हैं। इतना दुख होता है ना ये देख के, इतना दुख होता है। क्या बात, पढ़े लिखे नहीं है आपके एग्जामिनर्स? सीधा बोल रही हूं, डर नहीं लगता मुझे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके किसी भी इंसान से पूछ लो कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। चैलेंज करती हूं मैं आपके एग्जामिनर को। एग्जामिनर की आइडेंटिटी हाइड करते हैं, कहते कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल, कहीं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी बाहर ना आ जाए, पता ना चल जाए पेपर किसने बनाया। अरे बताओ पेपर किसने बनाया है, ब्लैकलिस्ट करो उसे, और ब्लैकलिस्ट नहीं, उसको तो जेल में डालो। लोगों के सपनों के साथ खेल रहा है, बच्चों के सपनों के साथ खेल रहा है। क्या एग्जामिनर है? आगे 3 मेंबर है आपकी एक्सपर्ट कमेटी में, एक भी मेंबर को नहीं पता। एक भी मेंबर गूगल ही खोल के देख ले कि इसका आंसर क्या होगा। चैलेंज करती हूं मैं आपके एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स को भी। पागल बना रखा है बच्चों का। आपको आपको घटा नहीं करना था। 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 2 गए 2। आपको इतना भी नहीं आता, आपको पेयर भी नहीं पता है, आप जुडिशरी के लूप होल एक्सप्लॉइट कर रहे हो। और ये दोनों बच्चे, ये दोनों केसेस में ना, ये दोनों बच्चे केस हारने की कगार पे हैं। रिब्यूटल फाइल कर चुके हैं, रिब्यूटल में बार बार इनके वकील लिख रहे हैं कि जी ये है, ये सबूत है, सामने है, सब कुछ दिख रहा है। क्यों? अगर ये मान लिए तो रिजल्ट रिवाइज करना पड़ जाएगा। रिवाइज किया तो ना जाने कितने बच्चे अंदर आ जाएंगे, कितने बाहर चले जाएंगे। ये करते क्यों है ऐसा? ये गलत आंसर की देते क्यों है? ऐसा थोड़े कि इनको आंसर नहीं पता है, इनको सब पता है। जानबूझ के गलत प्रश्न पूछे जाते हैं और जानबूझ के गलत आंसर दिए जाते हैं। क्योंकि यदि मुझे लगता है कि मेरे 70 नंबर हैं तो मुझे कंफ्यूज करके मेरे 68 नंबर बना दो, मुझे पता ही ना चले कि मैं बाहर हूं अंदर हूं, मेरा क्या होगा मेरा क्या नहीं होगा। और ये जो लड़ाई ये बच्चे लड़ रहे हैं 2-3 साल से, ये बच्चे भी कितने कम संख्या में निकल के आए हैं। 98% बच्चे तो हार मान लेते होंगे घर में ही, क्योंकि आर्थिक हालात अच्छे नहीं होते, जानकारी नहीं होती कि कोर्ट केस कैसे करना है, क्या करें क्या नहीं करें, बीच में हार मान जाते हैं RTI लगा के। जो 2% लगे रहते हैं उसको ये सिस्टम सारा का सारा मिलके हराता है, उसको पूरा सबके सब जुट जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। RTI में जवाब नहीं देना, फर्स्ट अपील में जवाब नहीं देना, सेकंड अपील में जवाब नहीं देना, SIC में जवाब नहीं देना, और कोर्ट में चले जाओ तो तारीख पे तारीख लेते रहते हैं, तारीख पे तारीख लेते रहते हैं। इस बच्चे का भी जवाब ना, सबसे पहले 30 मई 2019 को केस एडजर्न हुआ, फिर 14/12/2020 को इंटरिम ऑर्डर आया,
फिर रिस्पॉन्डेंट दोबारा 14/12/2020 को भी टाइम मांगता रहा, फिर उसके बाद दोबारा एडजर्न हुआ 16/2/2021 को, तब टाइम मांगता रहा कि मुझे टाइम दे दो रिप्लाई फाइल करने के लिए, मुझे टाइम दे दो रिप्लाई फाइल करने के लिए। उसके बाद 18/3/2021 को लास्ट अपॉर्चुनिटी दी कोर्ट ने कि भाई बहुत हो गया है, अब रिप्लाई फाइल करो। तो ये रिप्लाई फाइल करते हैं कि हमारी सेकंड एक्सपर्ट कमेटी ने भी बोला है कि हमने जो आंसर की दी है वो बिल्कुल सही है। तो मैं चैलेंज करती हूँ आपके आंसर की को, काश मैं किसी संवैधानिक पद पे होती और मैं आपको तब पूछती ना, तब आपको मेरे सवालों के जवाब देने होते, पढ़ते आपको मेरे सवालों के जवाब देने। कमाल कर दिया, बच्चों की मेहनत के साथ खेलते हो तुम लोग। 2-3 नंबर जानबूझ के उलट फेर इधर उधर जानबूझ के करते हो ताकि किसी को कट ऑफ का आइडिया ना रहे, किसी को पता ही ना चले मैं अंदर कैसे गया, मैं बाहर कैसे आया। क्यों? उस 2-3 नंबर के फेयर में ना आप किसी को भी अंदर ला सकते हो, किसी को भी बाहर कर सकते हो। और हर एक एग्जाम के साथ ऐसा हो रहा है, HCS तक के साथ ऐसा हुआ, नायब तहसीलदार में ऐसा हुआ। क्या हुआ था? नायब तहसीलदार में तो सही क्वेश्चंस भी गलत कर दिए, सही क्वेश्चन भी उड़ा दिए, क्रॉस लगा दिया। सही क्वेश्चन क्यों डिलीट किए? किसी बच्चे को पता ही ना चले ना उसके कितने नंबर बन रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा, कुछ होगा ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आएगा कौन कैसे गया। फिर रिजल्ट निकाल दो ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, पता नहीं कैसे रिजल्ट निकालते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है। पेपर पता नहीं कौन सा महानुभव बनाता है, उसके आंसर की पता नहीं कौन सा महानुभव बनाता है, उसके आगे एक्सपर्ट पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, जिनको 4 में से 2 गए 2 नहीं पता, वो आपके एक्सपर्ट हैं। आपकी फर्स्ट एक्सपर्ट कमेटी में 3 मेंबर ऐसे बैठे हुए हैं, आपकी सेकंड, मैं तो कहूँ 5वीं क्लास के बच्चे को बिठा लो, वो भी अच्छे तरीके से बता देगा, 10वीं क्लास का बच्चा भी अच्छे तरीके से बता देगा। फिर आप उनको इतनी फीस भी पे करते हैं, एग्जामिनर को फीस भी पे करते हैं, एक्सपर्ट कमेटीज को फीस भी पे करते हैं, स्टेट एक्सचेकर का पैसा आपने बर्बाद करना है और हो रहा है वो बर्बाद। हमारा ही तो पैसा है, हम ही तो फॉर्म भरते हैं इन सब चीजों के लिए, इसलिए भरते हैं ना कि हमारा शोषण हो, शोषण करवा रहे हैं हम अपने ऊपर, आप कर रहे हो क्योंकि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और यहां मैं जुडिशरी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी, न्यायपालिका से, कि रॉन्ग आंसर की के आपके पास इतने सारे केसेस आते हैं जो प्राइमा फेसी ना आपको पता रहता है कि आंसर क्या है, प्राइमा फेसी देखते ही। तो यहां जुडिशरी को भी थोड़ा इंटरवीन करना चाहिए, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज जुडिशियल ओवररीच। मुझे पता है कि यहाँ पे जुडिशरी ये कह सकती है कि हम स्टेप नहीं करना चाहते हैं दूसरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, लेकिन वो नहीं होगा, दैट विल नॉट बी जुडिशियल ओवररीच, वो न्याय होगा। आपने न्याय करना है। आपके पास सवाल आ रहा है कि भारत की राजधानी क्या है, आप इसलिए चंडीगढ़ ओके नहीं कर सकते क्योंकि सील्ड कवर में एक्सपर्ट कमेटी का ये जवाब आया है कि जी चंडीगढ़ ही है। प्राइमा फेसी तो आपको भी कुछ चीजें दिखती हैं ना, तो न्यायपालिका यहां पे क्यों नहीं इंटरवीन कर सकती है, मेरा बहुत बड़ा सवाल है ये। बड़ी तकलीफ हो रही है कि सही होते हुए भी ये बच्चे हारने की कगार पे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी हरियाणा सरकार से, प्रशासन से, न्यायपालिका से कि आपकी आंखों के आगे सब चीजें हो रही हैं, आप इसे देखें। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी हरियाणा सरकार से कि थोड़ा इन कमीशंस को खींचें, थोड़े इनसे जवाबदेही करें, सवाल करें कि ये कैसे एग्जामिनर्स लेके आते हैं, कैसी आंसर, क्या ये 100 अंकों का एक पेपर ढंग से नहीं बना सकते हैं? क्या ये ढंग से एक एग्जामिनर का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं? क्या ये ढंग से 100 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते हैं? इतना बड़ा टास्क है ये, क्या इतना बड़ा टास्क है ये? बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कोई एग्जामिनर छोड़ो, कंप्यूटर से बनवा लो पेपर रैंडम, कंप्यूटर भी ज्यादा बढ़िया पेपर बना के दे देगा, आंसर भी ढंग से दे देगा, सारे सही आंसर्स दे देगा। बच्चों को ये शोषण से नहीं गुजरना पड़ेगा जिस शोषण से वो गुजर रहे हैं। बड़ी तकलीफ हो रही है ये सब बोलते हुए देखते हुए। इस सब प्रोसेस का मैं पार्ट रह चुकी हूं, मैं मतलब शोषितों में रह चुकी हूं। मैंने HPSC के एग्जाम दिए तो वहां हर साल ऐसे ही त्रुटियां मिलती थी और हम शुरू में रह जाते थे, मैं भी शुरू में रह जाती थी। रहने दे, कोई बात नहीं, अगली बार देखी जाएगी, अगली बार देख लेंगे, अगली बार। बट वो अगली बार कभी आएगी नहीं जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे ना कि गलत हो रहा है। जब तक हम बोलेंगे नहीं ना कि गलत हो रहा है तो गलत होता ही चला जाएगा। मैंने ये देख लिया और मैंने ये सीख लिया। तो जब भी गलत हो रहा हो ना, बोलना ही है।
नहीं बोल रहे हैं तब भी कौन सा कुछ ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा है ना ठीक। तो क्या करें अब? ये अभ्यर्थी क्या करें? जानबूझ के मैं इसके बाद, इस लाइव के बाद कल मॉर्निंग से ये सारे सबूत डालने लगूंगी विद क्वेश्चंस। और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूं कि आप उसको पढ़ें भी और उसको सर्कुलेट भी करें, शेयर भी करें। मैं शेयरिंग के लिए बोलती नहीं हूं जनरली, लेकिन मैं यहां इसलिए बोलूंगी क्योंकि हमने आंखें खोलनी है इनकी, आपकी एक्सपर्ट कमेटीज और आपके जो एग्जामिनर्स हैं ना, जिनकी आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखते हैं, उनसे ज्यादा समझदार हैं प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक्स और आरटीआईज चार, ठीक है वो सब। अब इसका एक जो तरीका है इस चीज में से निकलने का वो ये है कि इन अभ्यर्थियों के एडवोकेट्स या रॉन्ग आंसर की में जहां भी आप इस जगह फंस जाओ कि अब सेकंड एक्सपर्ट ने भी बोल दिया कि आंसर ठीक है, तो इन बच्चों को आगे कार्यवाही क्या करनी है? इन बच्चों को कार्यवाही करनी है कि ये न्यायपालिका से गुहार लगाएं कि जी उसी से ही सवाल मत पूछो जो दोषी है। कृपया करके एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी का गठन करे न्यायपालिका ही। एक स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी का गठन न्यायपालिका करे और वो स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी इन प्रश्नों की जांच करे और जो उस एक्सपर्ट कमेटी का डिसीजन होगा वही मान्य होगा। ठीक, सिर्फ ये एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। जजेस अपने आप से क्वेश्चंस नहीं देखते हैं। हालांकि मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप देखें और प्राइमा फेसी आपको आंसर्स पता होंगे इनके। यदि आप नहीं देखते हैं तो आप इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके जल्द से जल्द इन केसेस का निपटारा करें ताकि इन अभ्यर्थियों को न्याय मिले। न्यायपालिका में जाते हैं न्याय के लिए, ठीक। और ये मैंने सिर्फ आज 2 ही उठाए हैं एडवर्टीजमेंट जानबूझ के। ऐसा हर एक एडवर्टीजमेंट के साथ हो रहा है, हर एक पेपर के साथ हो रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर एक पेपर के साथ ऐसी गलतियां हो जाती हैं नॉर्मली। तो गलतियां ऐसे नॉर्मली नहीं होती ना, गलतियां मुझे लगता है जानबूझ के की जाती हैं, राइट। जानबूझ के क्यों की जाती हैं, अब उसके कई कारण हो सकते हैं और हम सब इतने नादान तो है नहीं कि समझ ना पाए कि क्यों हो सकते हैं। चलिए, किसी की यदि कोई क्वेरी हो तो हम बात करते हैं। राहुल भाई बोल रहे थे जेबीटी के बारे में, तो भाई जेबीटी का मुद्दा पहले भी उठाया है और शिक्षा के तो आप हालात देख ही रहे हैं हरियाणा में क्या हो रहे हैं। तो लगातार उसके बारे में बोल रही हूँ, लगातार बात कर रही हूँ, देखते हैं क्या रहता है। मेरे ख्याल से किसी की कोई क्वेरी नहीं है। मेरे ख्याल से किसी की कोई क्वेरी नहीं है। अब विकास सांगवान, ऑनलाइन एग्जाम फ्रॉड के बारे में लगातार भाई बात उठाई है और लगातार लिखा है पेज के ऊपर और सबको दिख रहा है। मतलब 95 कट ऑफ जाना कमाल हो रही है। 95 मतलब जनरल कैटेगरी जिसके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक ही नहीं है वो तो गया। अमित भाटिया जी इसके बारे में बात करेंगे, 135A के बारे में, 134A के बारे में, सॉरी, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये मैं अगले सेशंस के लिए रख रही हूँ। विकास दैया, धन्यवाद भाई। टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी संस्कृत, ये इन्होंने रद्द करनी थी, इन्होंने रद्द कर दी। इसके बाद क्या प्रोसेस है क्या नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा है इनका। शिक्षकों के पीछे पड़े हुए हैं, शिक्षा जगत के बुरे हाल है, स्कूल बंद हो रहे हैं। और अब आगे मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और आपको सुन के भी अचंभा होगा तो वो भी बात करेंगे। धामी सिंह आरोही फाइनल रिजल्ट आज ही लिखा है, इसके बारे में भाई क्या कहें, मतलब किस चीज के लिए बोलूं किस चीज के लिए नहीं बोलूं समझ में ही नहीं आता है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर सुरेश सिसोदिया, क्या बोलूं भाई, आप लोग तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे ना कि रिजल्ट आ जाएगा। मैंने क्या कहा था कि केस के ऊपर ध्यान दे लो एक बार अच्छे तरीके से, पर मेरी बात कोई मानता ही नहीं है। और आईटीआई इंस्ट्रक्टर वालों को बोलूं तो क्या बोलूं,
रेगुलर वाले भी पीछे पड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले पीछे पड़ जाते हैं। अपने दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है, मेरे को बस ये है कि जो लायक हो वो बच्चा नौकरी पाले, बस। हिमांशु भारद्वाज HSSC ग्रुप डी डिपार्टमेंट चेंज के लिए बोले हैं भाई, इसके लिए कल बात करी थी और लगातार इसके लिए आगे बात करते रहेंगे। डिपार्टमेंट चेंज का पोर्टल खुलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग भी ट्विटर पे मुहिम चलाएं ये वाली, और आप लोग भी बार बार लिखें, ठीक है। सीईटी लेंगे क्या ये? अब सीईटी के पैसे भरवाए हैं तो लेंगे ही भाई, अब ये नहीं पता कि कब लेंगे। राम राम भाई सतीश, राम राम विकास, वरुण बजाज, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।